उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना निगोहा के गांव भगवानगंज के रहने वाले सरकारी नौकरी से रिटायर सत्यनारायण ने अपनी बहू रागिनी के रंगढंग से क्षुब्ध होकर कहा, बहू, जब तुम्हारा पति बाहर रहता है तो मायके के ऐसे लोगों को घर में न रोका करो जो तुम्हारे करीबी न हो। देखने वालों को यह अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सत्यनारायण की बहू रागिनी जिला रायबरेली के थाना बछरावा के गांव भक्तिनखेड़ा की रहने वाली थी। 14 जून 2012 को सत्यनारायण के बेटे दिलीप के साथ उसकी शादी हुई थी। तब से वह ससुराल में ही रहती थी। उसका मायका ससुराल के नजदीक ही था, इसलिए अक्सर उससे मिलने के लिए घर के ही नहीं, गांव के लोग भी आते रहते थे। उनमें से कुछ लोगों की रिश्तेदारी उसके ससुराल के गांव में थी, इसलिए जब भी उसके मायके का कोई आता वह रागिनी से भी मिलने चला आता। इसीलिए ससुर की बात का जवाब देते हुए रागिनी ने कहा, पिताजी, मायके के लोग हमसे मिलने पहले भी आते थे। जब पहले नहीं रोका तो अब उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी को आने से मना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और रही बात गांव वालों की तो उनका क्या, वे तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। दरअसल पहले सत्यनारायण को बहू के मायके से कोई आता था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब 10 महीने पहले उनकी पत्नी कलावती की मौत हो गई तो घर में रागिनी अकेली ही रह गई। 61 साल के सत्यनारायण 1 साल पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे। रागिनी के 1.5 साल का बेटा भी था। रागिनी का पति दिलीप उन्नाव जिले के जुनाबगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करता था। बहू के अकेली होने की वजह से सत्यनारायण को किसी से उसका मिलना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह बहू को बार बार मना करते थे कि वह अपने मायके वालों को अपने घर में न रोके। उन्होंने कहा, बहू, गांव वालों का सबसे अधिक ऐतराज मोनू के आने पर है। उसी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वह गांव के दूसरे लोगों के पास बैठकर उल्टी सीधी बातें करता है। पिताजी, गांव वालों के पास कोई काम धाम तो होता नहीं, इसलिए वे दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरों के बारे में बातें बनाने में उन्हें मजा आता है, गुस्से से रागिनी बोली। उसके बात करने के तरीके से सत्यनारायण समझ गए कि रागिनी उनकी बात मानने वाली नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर ससुर बहू के बीच मतभेद बढ़ने लगे। फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। बात बढ़ी तो गांव वालों को भी पता चल गया। सत्यनारायण ने ही नहीं, रागिनी ने भी यह बात अपने दोस्त मोनू को बताई। मोनू जिला रायबरेली की तहसील महाराजगंज के गांव पारा का रहने वाला था। एक दिन फिर वह रागिनी से मिलने आया तो उसने कहा, मोनू, तुम्हारे आने से मेरे ससुर को परेशानी होती है। उन्हें गांव वालों से पता चला है कि मेरे और तुम्हारे बीच गलत संबंध हैं। यह तो चिंता वाली बात है। अब हम कैसे मिल पाएंगे? लगता है हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। रास्ता क्या निकालना है? हमने उनसे साफ साफ कह दिया है कि हम गलत नहीं हैं, इसलिए मैं किसी को घर आने से रोक नहीं सकती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रागिनी ने कहा। 25 साल की रागिनी देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर वह मोनू के साथ लंबे समय से रह रही थी, इसलिए दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए थे। रागिनी की शादी के बाद वह उसकी ससुराल भी उससे मिलने आने लगा था। रागिनी की सास की मौत हो गई तो उसका आना जाना बढ़ गया। उसका पति दिलीप नौकरी की वजह से अधिकतर बाहर ही रहता था। वह घर में अकेली होती थी, जिससे उसे मोनू से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब इस खेल के बारे में सत्यनारायण को पता चला तो उन्होंने ऐतराज किया। उन्हें लगा कि बहू को समझाने से बात बन जाएगी, इसीलिए उन्होंने यह बात अपने बेटे दिलीप को भी नहीं बताई। ससुर के कहने पर भी रागिनी ने मोनू को घर आने से मना नहीं किया।
इस बात से नाराज होकर सत्यनारायण ने कहा, बहू, मैं सोच रहा था कि मेरे समझाने से तुम मान जाओगी और उसे घर आने से मना कर दोगी, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। लगता है मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मान जाओ और उसे आने से मना कर दो, यह मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं। पिताजी, लगता है आपके कान किसी ने भर दिए हैं। मोनू से मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है, रागिनी ने ससुर को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। बहू के तेवर देखकर सत्यनारायण सत्ते में आ गए। अब उन्हें अपनी ही नहीं, बेटे की भी चिंता होने लगी। दरअसल सत्यनारायण के कोई औलाद नहीं थी। वह लखनऊ के कमिश्नर ऑफिस में नौकरी करते थे। नाते रिश्तेदार चाहते थे कि वह किसी बच्चे को गोद ले लें, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्यनारायण सरकारी नौकरी करते हैं। उनके पास खूब पैसा है, जिसे वह गोद लेंगे वह मौज करेगा। सत्यनारायण को लगता था कि लोग उनकी संपत्ति के लालच में अपना बच्चा उन्हें गोद देना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी कलावती चाहती थी कि वह किसी रिश्तेदार का ही बच्चा गोद लें, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने पत्नी को समझाया। इसके बाद दोनों ने मिलजुल कर फैसला लिया कि वे अनाथालय से बच्चा गोद लेंगे। सत्यनारायण ने दिलीप को अनाथालय से गोद लिया था। उसे खूब पढ़ाया लिखाया। दिलीप को काफी दिनों तक इस बात का पता नहीं था कि वह गोद लिया बच्चा है। वह अपने मां बाप को बहुत प्यार करता था। कलावती बीमार रहने लगी तो उन्होंने दिलीप की शादी रागिनी से कर दी थी। शादी के 3 सालों बाद रागिनी को बेटा हुआ। सब बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कलावती की मौत हो गई थी। बेटे भू के लिए उन्होंने बढ़िया मकान पहले ही बनवा दिया था। पत्नी की मौत के बाद वह अकेले पड़ गए थे। बुढ़ापे में अब उन्हें बेटे और बहू का ही सहारा था। रागिनी के व्यवहार से घर में कलह शुरू हो गई थी। वह ससुर से खुलकर लड़ने लगी थी। इस बात को लेकर सत्यनारायण को बहुत तकलीफ थी। अपनी यह तकलीफ वह गांव वालों से व्यक्त भी करने लगे थे। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने कहा, बहू मेरी हत्या भी करा सकती है। गांव वालों को लगा कि बुढ़ापे की वजह से वह ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 25 सितंबर की सुबह गांव के बाहर खेत में सत्यनारायण की लाश पड़ी मिली। इस बात की सूचना उनके बेटे दिलीप और पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर दिलीप पिता की लाश से लिपटकर रोने लगा। वह बार बार यही कह रहा था कि रागिनी ने इन्हें मरवा दिया। घटना की सूचना पाकर थाना निगोहा के थाना प्रभारी चैंपियन लाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। सभी का कहना था कि बहू ने ही सत्यनारायण की हत्या कराई है। चैंपियन लाल नहीं चाहते थे कि कोई निर्दोष जेल जाए, इसलिए बिना सबूतों के वह रागिनी को जेल भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि रागिनी खुद को निर्दोष कह रही थी। चैंपियन लाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उन्हें लाश के पास से लाल रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले। चूड़ियों के उन टुकड़ों को देखकर उन्हें लगा कि इस हत्या में रागिनी का हाथ हो सकता है, इसलिए उन्होंने उन टुकड़ों का रागिनी के हाथ में पहनी चूड़ियों का मिलान कराया तो वे रागिनी की चूड़ियों से मिल गए। यही नहीं, चूड़ी टूटने से रागिनी के हाथ में खरोंच के निशान भी पाए गए। इसके बाद उन्होंने रागिनी से पूछताछ शुरू की तो रागिनी ने ससुर की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर हत्या की पूरी कहानी सुना दी। 24 सितंबर को मोनू रागिनी से मिलने आया तो इसकी जानकारी सत्यनारायण को हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मुझे यह सब दिलीप से बताना ही पड़ेगा। इससे रागिनी डर गई, क्योंकि अब उसका भेद पति को पता चल जाता।
डर की वजह से उसने ससुर से किसी भी तरह की बहस नहीं की, चुपचाप उनकी बात सुन ली। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब यह शिकायत का सिलसिला बंद होना चाहिए। उसने फोन करके यह बात मोनू को बता दी। उसी समय दोनों ने तय कर लिया कि आज रात वे शिकायतों का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। उस रात गांव में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। सत्यनारायण उसे देखने के लिए निकले। तभी रागिनी ने दिलीप से कहा कि वह शौच के लिए बाहर जा रही है। घर से बाहर आकर रागिनी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद मोनू को फोन करके कहा कि बुढ़ा घर से निकल गया है। मोनू अपने साथी के साथ आ गया। मोनू और उसके साथी ने सत्यनारायण को पकड़ लिया। सत्यनारायण मजबूत कदकाठी के थे, इसलिए वे दोनों उन्हें काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मोनू के गले में अंगोछा डालकर उसे गिरा दिया। जब रागिनी को लगा कि ये दोनों बुढ़े को काबू नहीं कर पाएंगे, तो वह भी उनके साथ लग गई। तीनों ने मिलकर सत्यनारायण को गिरा दिया और उन्हें मार डाला। लाश को वहीं छोड़कर तीनों अपने अपने घर चले गए। रागिनी घर आई तो दिलीप ने पिता के बारे में पूछा। रागिनी ने कहा कि वह ऑर्केस्ट्रा देखने गए हैं। काफी रात बीतने पर भी सत्यनारायण घर नहीं आए तो दिलीप वहां गया जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। पिता वहां नहीं मिले तो देर रात तक वह उन्हें खोजता रहा। परेशान होकर वह घर आ गया। सुबह गांव वालों से पता चला कि पिता की हत्या हो गई है तो उसकी समझ में आ गया कि रागिनी ने ही पिता को मरवाया है। 5 घंटे के अंदर ही थाना निगोहा पुलिस ने जिस तरह से सबूतों के साथ हत्या का खुलासा किया, उससे लोगों में एक भरोसा जाग गया। रागिनी और मोनू को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। रागिनी के जेल जाने के बाद दिलीप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह छोटे से बच्चे का पालन पोषण कैसे करे, क्योंकि बिना मां के बच्चे का पालन पोषण करना ही परेशानी की बात है। दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनाने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। कथा पुलिस सूत्रों और जनचर्चाओं पर आधारित